गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आइए देखते हैं, हम नैदानिक पोषणात्मक आहार पढ़ रहे थे, लेकिन एक बात जरूर सुनिए कि नैदानिक पोषणात्मक आहार में ना आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जो कि किससे होगा, हृदय संबंधी रोग से संबंधित ज्यादा जानकारियां हम जानेंगे, है ना। और इसमें ये इस आज के क्लास में ये जानेंगे कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा कैसे फैटी एसिड किस प्रकार से हृदय रोग के लिए घातक सिद्ध होता है, और किस प्रकार से हम उसका सही वे में प्रयोग करें ना तो इससे बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आशा करती हूँ कि क्लास में समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं जिस टाइप से जिस नजरिए से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो आइए देखते हैं, क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि क्लास ना केवल आपके क्वेश्चन से लेके संबंधित जानकारियां मिलेंगी, जबकि आपको अपने पारिवारिक माहौल को भी लेके आप कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो आइए थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं, तो क्लास पढ़ने में अच्छा लगता है, समझ में आता है। चीरकालिक रोगों के बारे में हमने जाना। चीरकालिक रोगों का मतलब है जो विलंब टाइम ले, है ना, जो ज्यादा टाइम से जो रोग से जो रोगी ग्रसित हुए चला आ रहा है, तो उस रोगी को किस प्रकार के हम भोज्य पदार्थ, आहार तालिका किस प्रकार का मेन्यू बना के देते हैं, तो उसे हम चिरकालिक रोग रोकथाम कहते हैं। इन चीजों को हमने जाना। इसके साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार से परिष्कृत शक्कर का उपयोग बढ़ रहा है। अब आइए देखते हैं, यहीं से हमें देखना होगा, है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से कि वसा और परिष्कृत शक्कर का उपयोग बढ़ गया है। रेशेदार भोजन के अतिरिक्त कई विटामिनों और खनिजों का लिया जाना भी कम हो गया है। मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन का उपयोग भी बढ़ गया है ना। अर्थात जो लोग नॉनवेज हैं, उन लोगों में क्या हो रहा है कि मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन का उपयोग बढ़ रहा है ना। वो ज्यादा इसके तरफ झुके जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि हमें यहीं से पढ़ना है। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब यहाँ से देखते हैं इस इन आहार संबंधी परिवर्तनों के क्या परिणाम है। अब देखिए, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, अगर क्लास क्रम वाइज पढ़े जा रहे होंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, नहीं पढ़े हो के तो प्लीज फ्रेंड्स पीछे का क्लास जरूर रिवीजन करते चलिए। एक बार नहीं, दो चार बार करते चलिए। और मैं बार बार कहती हूँ, अगर क्लास स्लो चल रहा है तो उसे फास्ट मूड में रख के आप सरसरी निगाह से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। इन आहार संबंधी परिवर्तनों के क्या परिणाम हैं। प्रमुख रूप से ये परिवर्तन चिरकालिक रोगों, अर्थात हमने ऊपर देखा ही है, अभी थोड़ा सा पीछे तो बैक गए थे ना हम लोग, तो देखे हैं कि चिरकालिक रोगों जैसे मोटापा, कूलन का कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अति तनाव की बढ़ती संख्या से संबंधित है ना। अब ये सब क्या है, कोई मोटापे से, अब आजकल देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसी स्कूल में जाइए ना, देखिए बच्चे भी मोटे तगड़े निकल रहे हैं। तो अभी अगर आप अपने बच्चों को अपने हाथ में ले नहीं लिए ना, कि मतलब वही ग्रीन वेजिटेबल, ताजे फल फ्रूट, सब्जियां, इन चीजों का सारे जो पल्सेस हैं हर प्रकार के मात्रा में उसे दीजिए, तो वो खुद मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इसी उम्र से बच्चा मोटा हो गया ना, तो आगे आप उसका बैलेंस नहीं बना सकते हैं, बैलेंस नहीं बना दे सकते हैं, है ना। तो ये तो छोटे बच्चों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए प्रत्येक घर में, अधिकांश घर में तो महिलाएं इससे ग्रसित है ना, मोटापे से। तो देखिए, मोटापे, कोलन का कैंसर और मधुमेह, हृदय रोग, अति तनाव की बढ़ती संख्या से संबंधित है। प्रत्येक परिवार में देखिए, ये मैं जरूर आपसे कहूंगी कि प्रत्येक परिवार में देखिए, इन किसी न किसी रोग से संबंधित प्रत्येक परिवार में एक सदस्य जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो मोटापे से ग्रसित होके, अर्थात फैटी एसिड की मात्रा उसके शरीर में ज्यादा होके, कोलिन का कैंसर होके, वही, और मधुमेह होके, है ना, डायबिटिक पेशेंट होके, हृदय रोग से संबंधित होके, अनेक प्रकार के हृदय रोग होता है। अभी हम बता रहे हैं आपको, अति तनाव की बढ़ती संख्या से संबंधित, अर्थात क्या है कि वो तनाव में जूझ सकता है व्यक्ति। ये भी एक प्रकार का रोग है ना। हर टाइम कोई कोई ना कोई चीज सोचना, विचारना, और जब ये अति तनाव ज्यादा हो जाता है ना, मतलब किसी भी प्रकार से सोचना, चाहे किसी के लिए अच्छा 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 ज्यादा सोचना,
अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। भाई कोई क्यों अति तनाव में जाता है? या तो वो अच्छा सही सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे बच्चे की सर्विस लगे, मेरे बच्चे ऐसे होके वो होके, बहुत बहुत वो है। तो कोई खुशी में भी अति तनाव महसूस करता है, और कोई क्या दुख में भी बहुत सोचने विचारने लगेगा कि ये हो गया वो हो गया, है ना। तो ये अति तनाव ही बढ़ते बढ़ते क्या होगा ना, आपका मधुमेह रोग से ग्रसित होगा। इसलिए कम सोचिए, कम विचारिए, है ना। थोड़ा बहुत ये लिया जाता है मधुमेह का, इसमें ये भी ये पड़ता है, ये नहीं कि बस चीनी गुड़ शक्कर खाने से ही आप मधुमेह से ग्रसित हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सो हैप्पी लाइफ, अपने आप को खुद हमेशा एक खुश महसूस करिए ना, तो ये सारी चीजें दूर होंगी। अब आइए देखते हैं, उदाहरण के लिए शक्कर और वसा में बढ़ते उपभोग के साथ रेशे के कम उपभोग और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण मोटापा, मधुमेह रोग पनप रहे हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए अब यहाँ क्या कह दिया गया है कि मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन का उपयोग भी बढ़ रहा है ना। जब भाई ज्यादा मात्रा में आप ग्रीन वेजिटेबल ना खाइए, और जितना, यदि आपको मांसाहारी मतलब नॉनवेज चीजें जितना आपको लेना है, उससे कहीं ज्यादा आप ले रहे हैं, तो क्या होगा? मोटापे के शिकार होंगे। आखिर मांसाहारी चीज में क्या होता है? फैट ज्यादा होता है, आपको पता होगा, है ना। फैटी एसिड्स उसमें ज्यादा होते हैं, और सप्ताह में केवल 2 बार लेना चाहिए इन चीजों को, चाहे एनीथिंग, कोई भी चीज हो के नॉनवेज में आपका समय, बिकॉज एग को छोड़ के, है ना। क्योंकि प्रतिदिन हम एक एग ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसके अन्य चीजें हैं, सो मोटापे की तरफ ले जाएगा। कैंसर है आपका, है ना, कैंसर, कोलन कैंसर, आपको इतना पता ही होगा कि जो भी कोई भी कैंसर आपका होगा, तो जब ज्यादा मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल्स बनने लगते हैं ना, कुछ ज्यादा ही मात्रा में बनने लगते हैं ना, तो वो हमारे शरीर के एक्टिविटी को इनहेंस करने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कैंसर का रूप। हर चीज में कैंसर यही मायने रखेगा। मधुमेह है, डायबिटिक पेशेंट है, हृदय रोग है, तो वही है। जब आपको मोटापा आएगा, है ना, जब मोटापा है, जब तरह तरह के आप चर्बी है, मांस है, मछली है वगैरह है, चिकन वगैरह है, जो भी चीज है, ये चीजें जब खाएंगे ना, तो वो जो संतृप्त वसा है ना, वो आपके शरीर में बहुत ज्यादा जमाव लाएगा, जो कि गलता नहीं है ना। असंतृप्त वसा अगर आप लेते हैं, असंतृप्त वसा का प्रयोग अगर आप अपने भोज्य पदार्थ में लेते हैं, ज्यादा भी लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो गलता है, टूटता है, विखंडित उसे किया जा सकता है ना। अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं, या फिर लीवर द्वारा, गुर्दे से, है ना, ये सारे फंक्शन चला के तो इन वसाओं का, आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो पित्त है, पित्त की थैली है, वही तो जो गॉल ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वही तो वसा को तोड़ता है ना। वही वसा को तोड़ता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जिसका ये गॉल ब्लेडर निकल जाता है ना, पित्त की थैली निकल जाती है ना, तो वसा का पाचन बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि वही चीज निकल जाता है ना। पित्त की थैली ही निकल जाती है, तो वसा का पाचन नहीं होगा। इसीलिए वो व्यक्ति कभी भी, चाहे संतृप्त वसा या फिर असंतृप्त वसा, एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। जब वसा टूटेगा ही नहीं, अर्थात टूटने का मतलब क्या है? कि पाचन, पाचन मतलब अब ये नहीं कि जो असंतृप्त वसा है उसे हम पाचन करने के लिए वो कह रहे हैं। अर्थात अगर आपकी ये पित्त की थैली निकल गई, यही तो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा को तोड़ने का कार्य करता है, और जब यही थैली ही निकल गई है तो कैसे टूटेगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम दूसरे टॉपिक के तरफ चल रहे हैं। अगर इन चीज को स्टोन से संबंधित कोई रिलेटेड कोई क्लास लेंगे, तो हम उसमें ये सब चीजें आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, किसके जमा से होता है ना। अर्थात पत्थरी, ठीक है ना, देंगे हम आपको क्लास उसका भी। तो आइए देखते हैं मोटापा। अब देख ले,
देखिए यहाँ पे मधुमेह रोग होता है, और ये सब क्या है, चिरकालिक रोग में है। एक बार मोटापे से ग्रसित हो गए तो बहुत आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब आप दुबले पतले होंगे। मतलब जितना एक नॉर्मल शरीर होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पतला ही हो जाइए। तो एक नॉर्मल शरीर की तरह हम बता रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे, गतिविधियों में कमी के कारण मोटापा और मधुमेह। और खैर मधुमेह तो अगर आपको हो गया है तो आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा, बाकी बैलेंस बना के रखिए। ये समाप्त नहीं होने वाला रोग है ना। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता, हम बहुत अर्थात हम कभी खुद ही मिस हो जाते हैं कि हम ज्यादा ना खाएं कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें। अब उसकी अपेक्षा बहुत कम खा लेते हैं, तब भी हमें दिक्कत होती है ना। थोड़ी बैलेंस में बनाना चाहते हैं, तब भी हमें हमारा ज्यादा। तो हमें कुल मिला के इसे बराबर बैलेंस में हम बना के अपने आप को रखें तो मधुमेह ऐसे ठीक है ना। कोई गंभीर होने की समस्या नहीं होगी। बस हाँ, उसकी उसकी तरफ हम खुद अपनी नजरिया सतर्कता से रखें, अपने खान पान के व्यवहार को सही रखें, उन चीजों को बताएं। यह भी पाया गया है कि अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थों, अधिक सोडियम वाले संसाधित खाद्य पदार्थों, पोटेशियम से परिपूर्ण फलों, सब्जियों, अनाजों और दालों का कम प्रयोग संभवतः कम कैल्शियम अंतर्ग्रहण, कम शारीरिक गतिविधियों और तनाव, उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। क्या चीजें? ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, यदि अपने खाद्य पदार्थ में इसका कम ले रहे हैं, है ना, इसकी कम मात्रा ले रहे हैं, तो तभी ये चीजें आपको किसमें, मोटापा में, कोलन कैंसर में, मधुमेह में, हृदय रोग, अति तनाव में, इन सब चीजों को बढ़ावा देने में क्या करेगा, आपको ले जाएगा इन सब चीजों के तरफ, है ना। सो सो रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन के साथ साथ आप अपने पारिवारिक माहौल को भी सही स्टेप का अपने आहार तालिका को बना के रखें, है ना। तो देखिए, कोई भी ये क्लास देख रहा है, सबके लिए बेनिफिट है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे समझा दें, यहाँ से नहीं मैं बताई हूँ। यह भी पाया गया है कि अधिकांश लवण युक्त खाद्य पदार्थ, है ना। अब लवण युक्त क्या क्या आप लेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूंगी, तो कभी कभी ऐसे डिस्टर्ब होता है कि हाँ लवण युक्त में क्या खाद्य पदार्थ आएंगे, क्या नहीं आएंगे। तो देखिए, जो भी लवण युक्त खाद्य पदार्थ है ना, फाइबर वाले ही लीजिए। जो भी आप फाइबर वाले खा रहे हैं उसमें भी लवण मिलेंगे, और इसकी मात्रा अगर आप सही रूप में ले रहे हैं तो क्या होता है, यह पाचन क्रिया सही करता है। पाचन तंत्र आपका सही करता है, जो ये लवण युक्त खाद्य पदार्थ है ना। ये कलर समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पाचन क्रिया आपका सही होता है। कब्ज, अगर यदि, इतना तो जान भी सकते हैं, यदि पाचन क्रिया आपका सही है तो कब्ज भी सही होगा। कब्ज से आप दूर रहेंगे। और कब्ज का दूर मतलब क्या है, नॉर्मल बोलचाल के भाषा में समझ लीजिए, वॉशरूम में जा रहे हैं, जितना जल्दी वॉशरूम आप गए और पेट आपका साफ हो गया, जितना जल्दी निकल जाए उतना ही जानिए कि आप आपका आपकी पेट वाली प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया या कब्ज से जो लोग ग्रसित होते हैं वो क्या है, सही है। जितना जल्दी आप वॉशरूम में जाइए, और सॉरी, जब आप वॉशरूम में जाइए और जितना जल्दी निकल जाइए, तो जानिए आपका क्या है। क्यों? क्योंकि जो कब्ज के शिकायत होते हैं ना, वो उसमें जाएंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे उसमें लगा देंगे बैठे बैठे, है ना। तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ऐसे समझिए कि कब्ज का प्रॉब्लम होता है, और किसकी कमी से, लवण युक्त खाद्य पदार्थ के, है ना। तो देखिए, और ये क्या करता है, रक्त शर्करा को भी सही बनाए रखता है, अर्थात आपके डायबिटिक, इसीलिए इसमें जोड़ा है कि लवण युक्त खाद्य पदार्थ जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनके रक्त शर्करा स्तर को भी बनाए रखता है। अब देख लीजिए इसमें क्या आप ले सकते हैं, सेब, चलिए लिखे, क्या लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। सेब हो गया, केला है, पपीता है, ब्रोकली, पालक, स्ट्रॉबेरी, बैर। बैर वही जो शिवरात्रि पे हम लोग बैर चढ़ाते हैं ना, तो बहुत अच्छा उसमें क्या मिलता है, लवण मिलता है ना। लवण युक्त वो होता है। बेर आपका हो गया, मटर है, सूखा मटर ना लीजिएगा, जो ग्रीन है ना, जो ग्रीन है। अब फलियां आने वाली हैं,
ये विंटर का सीजन आता है तभी ये शुरू होती हैं, तो इसे आराम से लेके खाइए, है ना। तो ये सब चीजें देखिए, साबुत गेहूं हो गया, अर्थात जो गेहूं से बने जो रोटी बन रहे हैं ना, जो आटे का, वो चोकर युक्त रहे, चोकर ना निकले, तो किसके लिए सही है? स्वयं आपको भी पता होगा कि मोटापा भी आपका सही करेगा, कोलन कैंसर भी सही करेगा, मधुमेह के लिए भी सही है, अति तनाव के लिए। क्योंकि अभी देख लीजिए, ठीक इसके उल्टा करके आप मैदे वाला रोटी खाइए, जिसका गुजिया बनता है, मालपुआ बनता है, या फिर जिसके स्वीट वगैरह बनते हैं ना, तो समोसे, ये जिसका समोसा बनता है उसका रोटी खा के देखिए, अभी सारी सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी फिर, चाहे कब्ज रोग से दिक्कत, पाचन क्रिया से, है ना, मधुमेह डायबिटिक पेशेंट वाले को तो खराब करेगा ही, मोटापा में भी खराब करेगा, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि साबुत गेहूं जो आटे बनते हैं, चोकर युक्त आटे का प्रयोग करिए, है ना। चना, मूंग दाल, मसूर, ये सब चीज क्या है, रिच सोर्स है किसके, लवण युक्त खाद्य पदार्थ के, है ना। सोडियम आपको पता ही होगा, सोडियम में क्या होता है, नमक होता है। और नमक कहाँ मिलता है, कोई भी समुद्री, आप मछली खा रहे हैं, ठीक है ना, मछली ले रहे हैं, या फिर समुद्री, या फिर पानी वाले कोई भी, मतलब अब ये नहीं कि समुद्री फिश ही खाइए, है ना, पानी वाले कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं, कमल ककड़ी हो गया, साग हो गए, बहुत तरह तरह के साग पानी से भी निकल के होते हैं ना, तो साग हो गया, फिश हो गया, है ना, फिश की भी देखिए बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, तो वो सब हो गया, तो क्या है, सोडियम युक्त है, जो आपको इन सब रोगों से दूर रखेगा, है ना। तो इसी बात को बताया गया। अब पोटेशियम एक नोट कर लीजिए, पोटेशियम क्या है कि केला सबसे अच्छा सोर्स है, केला, है ना। आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि पोटेशियम का सबसे अच्छा सोर्स केला है। इसके साथ एवोकाडो, संतरा, अंगूर, आलू, पालक, ब्रोकली, ब्रोकली तो आप कभी मत छोड़िए, है ना, हफ्ते में एक बार जरूर ब्रोकली खाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रोकली में ना विटामिन बी 12 मिलता है, विटामिन बी 12 रिच सोर्स होता है, जिसे हम साइनो कोबालमिन कहते हैं। अब जब साइनो कोबालमिन है, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कोबाल्ट उसमें ज्यादा मिलेगा, कोबाल्ट, है ना, जो क्या करता है, इन सभी रोगों से दूर करेगा। ब्रोकली देखिए सब चीज में मेंशन करिए, रेशा भी मिलेगा, जो कब्ज के लिए आपके सही है, पाचन के लिए। इतना तो आपको पता ही होगा कि हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन आहार में जो आरडीए है ना, आरडीए द्वारा संशोधित यदि आप चार्ट देखेंगे ना, तो 40% प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन, सॉरी, प्रतिदिन 40% फाइबर वाली चीजें खाने चाहिए। अब ये नहीं कि धागे वगैरह, ठीक है ना, रेशे वाले फल फ्रूट, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ब्रोकली इसमें रिच सोर्स है ना। तो देखिए इसमें भी पोटेशियम भी मिलता है, आप ब्रोकली सब में ले लीजिए, तो सिवाय सोडियम में छोड़ के लवण वाली चीजों में भी मिलेगा, पोटेशियम वाले में भी मिलेगा। अब देखिए लौह तत्व तो मिल ही रहा है, जो रिच सोर्स है, आयरन, विटामिन बी 12, साइनोकोबाल्मिन के लिए कोबाल्ट इसमें पूरा मिलता है। तो ब्रोकली आप सप्ताह में 2 बार जरूर इस्तेमाल करिए, जरूर खाइए, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आलू हो गया, ब्राउन राइस हो गया, दही है, पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट आपका पोटेशियम भरपूर है। एक गिलास दूध लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, पनीर लीजिए, बटर लीजिए, घी लीजिए, मक्खन लीजिए, है ना। तो ये डेयरी प्रोडक्ट चीजें हैं, जिसमें क्या मिलेगा, पोटेशियम आपको पूरा मिलेगा, है ना। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इस प्रकार की समस्याओं के उत्पन्न होने के रोकने के लिए समाज में विभिन्न समूहों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि में उचित आहार परामर्श और मार्गदर्शन देते हैं। अब कौन देता है, नैदानिक पोषणात्मक विशेषज्ञ आहार। और कहाँ देते हैं, विद्यालयों में, क्योंकि विद्यालयों में क्या है ना, प्रत्येक अवस्था के बच्चे हैं, है ना, LKG से लेके आप देखते 12th तक है, फिर डिग्री कॉलेज आपका आ गया, है ना, डिग्री कॉलेज हो गया, महाविद्यालय जो है। तो इन बच्चों को ही जब ये नैदानिक पोषण विशेषज्ञ
सलाहकार जो हैं, अगर यहीं पर सुझाव दे देंगे, बता देंगे कि इस आयु में किशोरावस्था है, तो इस आयु में लौह लवण युक्त लड़कियां ये चीजें खाएं, लड़के हैं तो इस प्रकार के युक्त चीजें भोज्य पदार्थ लें, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, मतलब कितना लेना चाहिए कितना लेना ना लेना चाहिए, उन चीजों को ये आहार विशेषज्ञ मेंशन करते हैं। और जो इनका क्या है, समाज में विभिन्न समूहों में ये बताते हैं उन चीजों को, क्या है, इस उम्र के सभी बच्चों को सलाह देते हैं, और उस सलाह का मतलब क्या है, मीनू बताते हैं, है ना, मेन्यू देते हैं। फिर चाहे आप मान लीजिए अब ये क्या है, मिड डे मील है ना, तो ये भी इन भी चीजों में क्या गवर्नमेंट द्वारा इसमें वो उच्च मात्रा में पोषक तत्व दिया जा रहा है। अब आप चाहे आपके बच्चे खाएं या ना खाएं, है ना, अब स्कूल वाले उसमें चोरी करें या ना करें, आपको सही मात्रा में बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन आहार विशेषज्ञ क्या करते हैं, इसकी भी भूमिका निभाते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इस चीजों को प्रस्तावित किया जाता है ना, कि जिस वर्ग के बच्चे हैं, जिस आयु के हैं, उन्हें इतने ये देना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। सो नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।